जय हिंद जवानों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बड़े अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं, एकदम बेहतर, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी एकदम अच्छी, बढ़िया और शानदार वाली चली हुई है। भाई 1 मिनट का समय देना है ना। चलो भाई, माफी चाहूंगा, एक थोड़ा सा इशू हो गया था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, बताओ भाई, कैसे हो आप सब लोग? सभी को नमस्कार। सुबह की उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छी मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। और ज़रूर आप मेहनती हैं तो मेहनत के साथ ही तैयारी करते हैं। आप सभी ने जो एक वर्दी पाने का तन पे सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए आप जी जान लगा रहे हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों, जी जान लगाते रहिए, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। देखिए, मेहनत के अलावा और है भी क्या जो हमें वो दे सकता है जो हम चाहते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि उसका और कोई मेहनत के अलावा रास्ता है ही नहीं, और मेहनत हम कर रहे हैं। तो क्यों वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी जिसके बारे में हम सोचते हैं और जिसे हम पाना चाहते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आप सभी मेहनत जरूर कर रहे होंगे। चलिए, आज की कहानी मैं बताऊं आपको, आप बताते रहिए कैसे आप सभी के हालचाल। कल हम लोगों ने गति के नियम को शुरू किया था, और लॉज ऑफ मोशन में हमने शुरू कर लिया था, जड़त्व को पढ़ लिया था, और उसके साथ ही हमने गति के पहले नियम को पढ़ लिया था। एक बार सभी थम्स अप करिए अगर मैं सही कह रहा हूं तो। और क्या आप सभी रिवीजन करके आए हैं गति के नियम का और जड़त्व का? फटाफट से एक बार थम्स अप करके जाएंगे कि हाँ जी भैया, मैं रिवीजन करके आया हूँ। बताइए भाई, क्या सभी रिवीजन करके आए हैं? बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ, मोहम्मद साहिल हो जाएगा भाई, तब तक तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ब्लैक पर भाई आंखों में चुभता है, ब्लैक स्क्रीन आप सभी की आंखों में चुभती है, आप सभी की वजह से ही ब्लैक स्क्रीन को चेंज किया था। चलो बहुत बढ़िया, सभी साथी रिवीजन करके आए हैं। तो अगर आप रिवीजन करके आए हैं तो फटाफट चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक बार थम्स अप करते रहना कि हाँ, कल हमने यही पढ़ा था। देखिए, हम लोगों ने सीखा कि जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। हमने कहा कि जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने आप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, अपने आप में होने वाले चेंजेस का अपोजिशन करती है। उसके अलावा जो जड़त्व है ये 3 प्रकार का है। एक गति का जड़त्व है, एक विराम का जड़त्व है, और एक दिशा का जड़त्व है। 3 तरह का जड़त्व था, इनर्शिया था। और बेसिकली जड़त्व जो है ना, ये द्रव्यमान का गुण है। बोलो यस और नो। इनर्शिया जो है ये मास की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हम गति के पहले नियम पे आ गए थे, और गति के पहले नियम में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं कि गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, और गति के पहले नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। तो यहां तक हमने कर लिया था, एक बार फटाफट बताइए, फिर हम आगे चले। यहीं तक किया था ना हमने? एक बार फटाफट थम्स अप करो। नहीं सन्नी भाई, जो सिलेबस खत्म होता है उसी का मॉक टेस्ट होता है अभी। जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आपको फुल मॉक टेस्ट मिलने शुरू होंगे। भाई जल्दी बताओ, हाँ यहीं तक कंप्लीट किया था ना? चलिए, अब देखो हम चलेंगे गति के दूसरे नियम की तरफ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। लेकिन गति के दूसरे नियम को समझने से पहले आपको 2 चीजें और समझनी पड़ेंगी। क्या क्या है वो? है संवेग और आवेग, मोमेंटम और इम्पल्स। तो सबसे पहली शुरुआत करेंगे आज हम संवेग से, यानी कि मोमेंटम से। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, संवेग यानी कि मोमेंटम। आज हम ये जानेंगे कि आखिर ये मोमेंटम क्या बवाल है। देखो भाई, मोमेंटम को हम लोग दिखाते हैं लेटर पी से। मोमेंटम को हम दिखाते हैं लेटर पी से। अच्छा, है क्या मोमेंटम?
देखो वैसे तो तुम इतना कह देते हो कि भैया द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इतना तुम कह लेते हो, लेकिन इससे ना मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता। अगर मान लो कहीं तुम्हें आसपास दिखे संवेग तो पहचान नहीं पाओगे इस चीज़ से। और भाई फिजिक्स का मज़ा ही तब है जब वो फील होनी शुरू हो जाए। चलो फीलिंग करें, थोड़े से फील ले लेते हैं इसका संवेग का। देखो मुझे एक बात बताओ कि एक बहुत धीमे चलती हुई कार एक दीवार से टकराती है, कुछ नुकसान होगा दीवार का भी कार का भी। फिर वही कार बहुत तेजी से आती है और ढां दीवार से टकराती है, कौन सी स्थिति में ज़्यादा नुकसान होगा? सभी का उत्तर होगा जब तेज चल के आ रही है तो ज़्यादा नुकसान होगा, कार तो वही है। मैंने आपसे पूछूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जब वो दूसरी स्थिति में ज़्यादा नुकसान हुआ, तो सभी का यही उत्तर होगा ना कि भाई उसके पास ना गति थी, उसके पास एक वेग था, उसके पास एक वेलोसिटी थी। तो कहीं ना कहीं अगर एक चीज वेग के साथ चल रही है ना, अगर एक वस्तु वेलोसिटी के साथ चल रही है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और इस बढ़े हुए प्रभाव को ही, प्रभाव का मतलब है वो चोट पहुंचा सकती है, वो नुकसान पहुंचा सकती है, या हो सकता है फायदा भी कर सकती हो। कुल मिलाकर उसके उसके अंदर ना कुछ करने की ताकत आ जाती है। और ये जो करने की ताकत है ना, इसी को हम कहते हैं संवेग यानी कि मोमेंटम। तो मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम मोमेंटम निकालते हैं द्रव्यमान गुणा वेग, कि एक वस्तु कितनी किलोग्राम की है और वो कितने वेग से चल रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई को ही हम मोमेंटम कहते हैं, यानी कि संवेग कहते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी परिभाषा जो हम बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि भाई द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा, कि संवेग क्या है भाई? संवेग द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल है, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, कि ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। देखो हमने प्रॉमिस किया था कि हम किसी भी चीज का केवल सूत्र याद करेंगे, सूत्र से ही उसकी परिभाषा बनाएंगे, और आगे मात्रक है सदिश है वो सब उसी चीजों से तय करेंगे। अब बताइए इसका मात्रक क्या होगा? तो इसकी जो यूनिट है भाई, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी, मीटर और सेकंड को ऊपर ले जाओ, सेकंड की पावर -1। मात्रक आ गया केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा आगे आप देखो ये कैसी राशि है, तो इसमें ना सारा खेल दिशा का है। तो ये सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो संवेग के बारे में हमें पढ़नी होती हैं। मेरे हिसाब से किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए फटाफट हम सब करोगी जी। संवेग के बारे में हमें चारों पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, इसका सूत्र, उसी से परिभाषा, उसी से मात्रक, और सदिश सदिश भी हमने याद कर लिया, बहुत मुश्किल बात नहीं है। फटाफट बताइए। हाँ जी ठीक है। देखिए जिनको भी फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई ऐसी दिक्कत है कि जो आपने गलत कर दी है या अब वो चेंज नहीं हो रही है, कुछ भी है, तो आप फिर अपने एआरओ चले जाओ। आपके एआरओ में ही आपकी मदद हो सकती है। एआरओ का हेडक्वार्टर आपको, या एआरओ कहाँ है वो जानने के लिए आप गूगल पे सर्च कर लो। जैसे आपको मान लो अमेठी से हो तो अमेठी एआरओ एड्रेस ऐसे लिख दो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप वहीं जाओ। वहाँ के अलावा और कहीं मदद नहीं हो सकती है। राकेश दिखाऊंगा भाई, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप निश्चिंत रहो भाई। क्वेश्चन इसके बाद में हर चैप्टर के बाद करवा रहा हूँ ना आपको। चलिए देखो यार, इसमें तो वैसे सब बच्चों का ओके ओके है, बाकी कोई एक दो साथी है जो कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसमें समझने को है क्या? मैं एक चीज कह रहा हूँ कि द्रव्यमान और वेग की जब गुणा हो जाती है तो संवेग बनता है। देखिए संवेग, तुम कहोगे जी संवेग ही क्यों लिखा उसे? अरे भाई कुछ और भी लिखते तो फिर तुम्हारा यही क्वेश्चन होता कि वही क्यों लिखा। भाई कुल मिलाकर हमें द्रव्यमान और वेग की गुणा करनी है। अब उससे जो आया उसको हमने संवेग कह दिया, इसी बात को मैंने परिभाषा में लिख दिया, उसी से मात्रक बन गया। मात्रक बन गया, ये द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है। इसमें ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आएगा बताइए? बेसिकली हमारे यहाँ समझने का ज़्यादा है ही नहीं, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो
हमारे यहाँ ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली हैं। आप देखो ना, इसको मैं किसी 5वीं क्लास के बच्चे को भी कहूँ, मैं कहूँ कि भाई अगर कोई हल्की चीज़ किसी चीज़ से टकराएगी, कम मतलब कोई कोई स्लो चलती हुई चीज़ किसी चीज़ से टकराएगी तो कम चोट पहुँचाएगी, ज़्यादा चलती हुई चीज़, ज़्यादा तेज़ चलती हुई चीज़ टकराएगी तो ज़्यादा चोट पहुँचाएगी। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण वेग है, वेलोसिटी है, और इसी चीज़ को हम संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मतलब कि ये वस्तु ऐसे चल रही है, इसका मोमेंटम कम है, अब ये ऐसे चल रही है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा है, यही मोमेंटम है जो तुम्हें दिख रहा है। बस इसमें इससे ज़्यादा क्या है समझने को? तो ध्यान से सुना करो, ठीक है? तो ये हो गया भैया जी संवेग, ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। चलो, अब आगे इसका एक छोटा भाई आता है, और इसका छोटा भाई है मेरे लाडलो आवेग, यानी कि इम्पल्स। ये है इसका छोटा भाई, और इसको हम दिखा रहे हैं आई से। देखिए इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, समझेंगे आप इस बात को बड़े ध्यान से। आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है? देखिए बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं कहूं कि किसी वस्तु का संवेग बदल रहा है तो उससे क्या होगा? एक काम करते हैं, एक वस्तु का संवेग बदल के देखते हैं, फिर देखेंगे उससे क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ कि मान के चलो ये एक कार है, और अभी इसका मास मान लो 50 किलो की कार है, और अभी ये चल रही है मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया जी संवेग होगा 50 गुणा 20, क्योंकि संवेग तो द्रव्यमान गुणा वेग होता है ना। तो इसका संवेग हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 जीरो 1000। ये 1000 के संवेग से चल रही है, और ये आगे जाकर एक दीवार से टकराएगी, ऐसे ऐसे करके एक दीवार से जाके टकराई, डक ढम, यहां जाके टकराई। अब टकराते ही देखो द्रव्यमान तो इतना ही रहेगा भाई, द्रव्यमान थोड़ा ना बदल जाएगा, लेकिन वेग क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहां इसका संवेग तुम निकालोगे तो संवेग क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणा वेग, और ये हो जाएगा जीरो। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि वस्तु का संवेग अगर बदला, यहां कितना संवेग बदला है? 1000 से जीरो हुआ है, तो इसमें बहुत भारी परिवर्तन आया है। तो जब भी संवेग बदलता है, वस्तु एक झटका लगाती है। भाई इस वस्तु ने दीवार पे झटका ही तो लगाया होगा धक्क से, बोलो यस और नो। यानी संवेग जब भी बदलेगा ना किसी चीज का, तो वो वस्तु किसी दूसरी चीज को चोट पहुंचाएगी, एक झटका लगाएगी, एक आघात पहुंचाएगी, एक बल लगाएगी, फोर्स लगाएगी। यही आघात कह लो, चोट कह लो, झटका कह लो, यही होता है आवेग, इम्पल्स। जब भी किसी चीज का संवेग बदलता है, याद रखना, तो वो एक झटका पहुंचाता है, और इसी झटके को हम कहते हैं आवेग। तो लिखेंगे आवेग क्या है? आवेग को दो तरीके से बताया जाता है। आवेग के दो सूत्र बनेंगे। एक तो बनेगा कि भाई संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, और दूसरा बल और समय के गुणनफल को भी, बल और अल्प समय। अब तुम कहोगे भैया अल्प समय क्या है? देखो, अल्प समय का मतलब है कि बहुत छोटा सा समय। जैसे मुझे एक बात बताओ कि क्या ये कार दीवार से घंटों के लिए टकराएगी कि टकराती रहेगी? नहीं, टकराई खत्म, टकराई खत्म। तो ये जो बल लगेगा ना, चोट लगेगी, ये बहुत छोटे समय के लिए लगेगी। इसलिए हम कहेंगे कि कितना बल लगा और कितने से समय के लिए लगा, इसी चीज को भी हम आवेग कह सकते हैं। तो आवेग के दो सूत्र बनेंगे, इम्पल्स के दो सूत्र बनेंगे। एक तो चेंज इन मोमेंटम, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, चेंज इन मोमेंटम, या एक होगा फोर्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम, फोर्स इनटू वेरी स्मॉल टाइम, दिस इज कॉल्ड एज इम्पल्स। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में बात। अब यहां से इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी, या तो आप कहो कि संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, या कहो बल और अल्प समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। लिखो मेरे साथ, या तो ऐसे लिखो कि भाई संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, या बल व अल्प समय के गुणनफल को, मैं इसको हटा दूं, ये तो समझाने के लिए था, बल और अल्प समय के
गुणनफल को आवेग कहते हैं। यानी कि इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्मॉल टाइम। ठीक है। ओ सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम। एक बार फटाफट समझ करो। हाँ जी भैया, मुझे ये दोनों परिभाषा समझ में आ गई, फटाफट समझ करिए। देखो यार, एक बार ना ये फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए एक बार तुम वीडियो देखो ना। इतनी सारी वीडियोस हैं आप सभी के। अब जब तक ये फॉर्म चलते रहेंगे, एक बात बताओ ना कि आपके डाउट ही बने रहेंगे क्या? हर बच्चे का, जी मेरी एज इतनी है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? इसमें इतना हो गया, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? जी मैं नर्सिंग असिस्टेंट के साथ आर्मी जीडी का फॉर्म भर सकता हूँ। यार तुम एक बार, वो 55 मिनट की वीडियो मैंने रात के 12 बजे तुम्हारे लिए ही बनाई है। एक बार तुम उसे पूरी देख लोगे ना, तुम्हारा एक भी डाउट नहीं बचेगा। भाई माफ़ी चाहूँगा, क्लास में मैं आप सभी के जवाब नहीं दे सकता। एक बात बताओ ना, तुम खुद मेरी जगह आके खड़े होके देखो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ संवेग में, है ना, और मुझे तुम्हारा डाउट नज़र आया, तो क्या मैं परिवर्तन को लिखना छोड़कर तुम्हारे डाउट का जवाब दे पाऊंगा? ये बताओ। तुम भी मेरी जगह खड़े हो जाओगे तो यहाँ आकर पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी है पढ़ाना। आप 4 बच्चे, 5 बच्चे, मान लो 1000 बच्चा पढ़ रहा है, आप 50 बच्चे इस तरह के डाउट पूछ रहे हो, 950 तो पढ़ने आया है ना। उन 950 को छोड़ के मैं उन सवालों के जवाब दे दूं भैया जो यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं? आप एक बार जाओ तो सही। भाई मैं क्या, आदित्य मलिक, मैंने क्या बोला है? आपका एडिट नहीं हो रहा है, आप सुबह से इसी कमेंट को छाप रहे हो, मैंने इसका जवाब दे दिया। आप भाई अपने एआरओ जाओ। अगर एडिट नहीं हो रहा है तो एआरओ वाले करवा देंगे एडिट, उससे इससे पहले कोई समाधान नहीं है ना। तो भाई कोशिश करिए, पहले तो जो मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है, जानकारी की वीडियो बनाई है, आप उसको देखिए एक बार। वहां से आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। अलग अलग भी वीडियोस बनाई है, इतनी सारी वीडियोस बनाई है। देखिए यार, जब जानकारी देनी होती है तो मैं, आप देखो ना वहाँ कितनी सॉलिड जानकारी लेके आता हूँ। मैं 50-50, 55-55 मिनट की जानकारी दे रहा हूँ आपको, वीडियो बना रहा हूँ। तो कम से कम यहाँ जब हम आ रहे हैं तो भाई पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ, आप सभी के इस तरह के बहुत ज़्यादा डाउट नहीं ले पाऊंगा कि कहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती है, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं। अरे यार, फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं वहाँ अच्छे से बताया है भाई, 10 बार बताया है कि 5 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। आप उन वीडियोस को देखो, सबसे ज़्यादा बेहतर वो जगह है ना। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ जवाब नहीं मिलेंगे, आप कहोगे मैं तो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ। अब एक बात बताओ ना, 900 में से अगर, 1000 में से अगर 100 बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछे और मुझे एक एक का जवाब देने में आधा भी सेकंड लगे, 30 सेकंड, तो मुझे कितने सेकंड लग जाएंगे? मुझे लगता है कि 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इसके लिए। चलिए, अब देखो, ये तो हो गई भाई इम्पल्स के बारे में बात, ये हो गई आवेग के बारे में बात, ये इसका सूत्र हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये हो गया इसका फॉर्मूला कि भाई संवेग में परिवर्तन या बल और अल्प समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं ना। मैथमेटिकली का मतलब संकेतों की फॉर्म में। संकेतों की फॉर्म में कैसे लिखोगे? आई बराबर, अच्छा संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा भाई? देखिए, मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक संवेग है p1, किसी वस्तु का प्रारंभिक संवेग है p1, यानी कि ये है इनिशियल मोमेंटम। किसी वस्तु का अंतिम संवेग है p2, अंतिम संवेग यानी कि फाइनल मोमेंटम। अब संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल्टा पी, डेल्टा पी हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। तो देखो, डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। मतलब डेल्टा पी का मतलब क्या है? डेल्टा पी का मतलब है P2 माइनस P1। भाई परिवर्तन को ऐसे ही तो दिखाओगे कि अंतिम कितना है और शुरुआत में कितना है। P2 माइनस P1, डेल्टा P क्या है? P2 माइनस P1। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आप चंदन भाई, आपको ना हमारी टीम कॉल करेगी एक बार, और आप जो कमेंट कर रहे हैं ना, अभी हमने क्या कर लिया है, जैसे हम अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली ब्लॉक करते हैं उसकी किसी उल्टी पुल्टी बात पे, या किसी दूसरे बच्चे के लिए गलत कही बात पे, या किसी बहन बेटी के लिए किसी गलत कही बात पे,
तो हम पहले डायरेक्ट ब्लॉक करते थे तो वो बच्चा परेशान होता था, इधर उधर कहता था जी मेरे को तो ब्लॉक कर दिया, बात नहीं बताता था, अपनी गलती नहीं बताता था। अब हमने क्या कर लिया है कि उन बच्चों के नंबर देके, इनका ले लो भाई नंबर, हमारी टीम कॉल करती है उन्हें और उनके सीधे गार्जियन से बात करने के लिए कहती है, मम्मी या पिताजी से बात करने के लिए कहती है, और फिर उनसे पूछते हैं कि जी आपके बच्चे का ये कमेंट है, अब आप बता दीजिए इसका क्या जवाब हो सकता है। अगर वो संतुष्ट हैं कि जी हमारा तो बच्चा है ही ऐसा, हमने तो संस्कार ही ऐसे दिए हैं, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं हाँ इसकी गलती है, तो आपका तुरंत आपको उनसे कहलवाया जाएगा। अगर वो चाहेंगे कि आपका कोर्स चलता रहे तो चलाने देंगे, नहीं तो नहीं। और अगर आपने फ़ोन नहीं उठाया या बात नहीं कराई या किसी और से बात कराई तो आपका कोर्स सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है चंदन बाबू, कोर्स सस्पेंड का मतलब ब्लॉक ही हो जाएगा, फाइनली ब्लॉक हो जाएगा। यार कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर आपको समझा रहा है, आप उसको क्या लिख रहे हो हैं एक बार। ये संस्कार हैं तुम्हारे भाई, देश में जाके ये सेवा करोगे तुम? कहाँ कह क्या रहे हो तुम, एक बार इस बात को तो देखिए, है ना। चलिए भाई, आई बराबर क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन का मतलब है डेल्टा पी, और अल्प समय क्या है, फोर्स इनटू टाइम। तो ये दो हो जाएंगे इसके सूत्र, एक बार फटाफट हम सब करो। ठीक है भैया, ये इतनी बात मुझे समझ में आ गई है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए इसके सूत्र दो हैं तो मात्रक भी इसके क्या निकल जाते हैं, दो ही निकल जाते हैं। देखिए क्या मात्रक निकल जाते हैं, इसका मात्रक होगा, देखो डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन, यहां से जो मात्रक निकलेगा वो तो संवेग के जैसा ही निकलेगा। अब संवेग के जैसा नहीं चंदन, यहां सॉरी मत बोलो, सॉरी मत बोलो। अगर मैंने तुम्हारा भी कमेंट पढ़ के सुना दिया ना, अब तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई, ये बताओ है। अब क्यों सॉरी बोल रहे हो तुम, अब नहीं होगा, अब नहीं तुम, अब तो होगा ही। कितने अकड़ है तुम में, इतनी सी अकड़ है, बस 30 सेकंड की अकड़ है। इतनी दूर बैठा हुआ आदमी जो तुमसे हाथ भी नहीं लगा सकता, तुम्हारे साथ मार पिटाई भी नहीं कर सकता, उसकी सिर्फ 30 सेकंड की बात से तुम्हारी अकड़ निकल गई। क्या वजूद लेके बैठे हो यार, है। अरे अकड़ो तो ऐसे अकड़ो कि यार कोई हिला भी ना पाए तुम्हें। और ये अकड़ तब होती है जब तुम मजबूत हो, जब तुम अपने आप में सही हो। 30 सेकंड में ही पैर उखड़ गए, 30 सेकंड में ही साम्राज्य डोल गया, एक इतनी छोटी सी बात से हिल गए। है यार, है चंदन, क्या लेके बैठे हो भाई, क्या वजूद लेके बैठे हो। जाओगे किसी को मारने पीटने, वो 30 सेकंड की छोटी सी बात कहेगा, उल्टा उसके पैरों में लेट जाओगे दुनिया के सामने, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। नहीं नहीं ऐसे नहीं यार, सॉरी क्यों बोल रहे हो, करो ऐसे ही करो, ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, आपकी अंतरात्मा को ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। यार हद करते हो तुम भी, क्यों चौड़ दिखाते हो भाई फिर, जब है ही वजूद बिल्कुल भी नहीं। चलो बच्चे, मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए संवेग परिवर्तन का जो मात्रा, हाँ 30 सेकंड की बात से इतनी दूर बैठा हुआ आदमी। यार एक बात बताओ, अगर तुम उस आदमी से इतना ही घबराते हो तो फिर कह ही क्यों रहे हो उस आदमी के लिए, जिस आदमी का तुम्हें पता है कि 30 सेकंड में ही तुम्हें झुका देगा, घुटनों पे ला देगा। कोई भी है, मैं तो वॉट एवर द थिंग कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं चाहूंगा भाई आप सभी मेरे सामने घुटनों पे आओ, कुछ आओ। मैं तो चाहूंगा यार आप खूब फूलो फलो, खूब बढ़ो। एक अध्यापक हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा हमेशा उससे ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ आपकी फिर अकड़ ही किस बात की है। अरे मैं तो कह रहा हूँ आप रोज क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब नहीं मिलता, मैं तो कह रहा हूँ एक दिन भी नहीं मिलता। क्या उस बात का जवाब वो होगा जो आप दे रहे थे? अगर मान लो कोई टीचर आपको नहीं कुछ बता पा रहे हैं, आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो गाली दे दोगे तुम? बस मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। अभी भी उस बात को जस्टिफाई और कर रहे हो कि मैंने इसलिए कहा, हालांकि मुझे गाली नहीं दी तुमने, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी और को तो दे रहे हो, किसी को गाली दे दोगे तुम? चलो बच्चे, तो मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक है संवेग में, जो संवेग में परिवर्तन का मात्रक है। तो एक मात्रक तो बनता है केजी मीटर पर सेकंड ही, ठीक है। एक और दूसरा मात्रक बनता है, यहीं करके लिख लो चाहो तो, यहाँ जगह वैसे कम है, यहाँ ऐसे करके लिख लेते हैं, बल गुणा समय से मात्रक बनता है। देखो बल का मात्रक है न्यूटन, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन और समय का मात्रक है सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड। तो याद रखेंगे इसके दो मात्रक हैं, एक तो केजी मीटर पर सेकंड है और एक न्यूटन सेकंड इसका मात्रक है। आगे पूछा जाएगा ये कैसी राशि है, देखिए ये है संवेग का भाई, मोमेंटम का भाई। तो जैसा मात्रक, जो राशि संवेग है वैसा ही ये है। संवेग एक सदिश राशि है, तो ये भी एक कैसी राशि है, ये भी एक सदिश ही राशि है, ये भी एक वेक्टर ही क्वांटिटी है। बताइए क्लियर हो गया, फटाफट से थम्स अप करिए। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब फटाफट से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो बच्चों, संवेग क्या है, सिंपल सी बात है, फटाफट देखते चले जाओ, यही याद हो जाना चाहिए क्लास में ही। संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं।
संवेग, बस इतना याद रखो यार, m गुणा v, यहीं से परिभाषा बन जाएगी, मात्रक यहीं से बन जाएगा, kg मीटर पर सेकंड। और कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका छोटा भाई है आवेग। आवेग क्या होता है? या तो संवेग में परिवर्तन कहो या बल गुणा छोटा समय कहो। आई क्या है? चेंज इन मोमेंटम या फोर्स इनटू स्मॉल टाइम कहो। इसका ये सूत्र हो जाएगा। और मात्रक इसका किसके जैसा है? संवेग के जैसा है, एक अलग मात्रक भी है। और कैसी राशि है? सदिश है। इतनी सी बातें पूछी जाएंगी। अब इसका एक बहुत शानदार उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए क्या उदाहरण है। एक सवाल आता है, एग्जाम्पल आता है कि जब एक क्रिकेट का खिलाड़ी खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींचता है। खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, यानी कि क्रिकेटर बैक्स हिज हैंड, क्रिकेटर बैक्स हिज हैंड वाइल कैचिंग। जब खिलाड़ी कैच पकड़ रहा होता है ना, तो वो अपने हाथों को पीछे खींचता है ना। अब मुझे बताओ ऐसा करके वो क्या करता है, क्यों करता है ऐसा? देखा जाए एक बार। जल्दी बताइए जल्दी। कि आपने देखा होगा क्रिकेट में जो खिलाड़ी है, अगर वो ऐसे ही हाथों को पकड़े रहे ना तो कैच छूट जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं? पीछे की तरफ हाथों को करते हैं। बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं यार, तब ये तो सबको पता है कि संवेग टॉपिक चल रहा है तो संवेग में ही पढ़ेंगे। कह रहे हो जी आवेग को कम करने के लिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है, पता है। अगर मैं ऑप्शन ये दे दूं ना आवेग को कम करने के लिए, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन यही होगा लोगों का, आवेग को कम करने के लिए। हालांकि बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा उत्तर भी किया है। देखो दोस्त, दो चीजें हैं। देखिए अगर मैं आने वाली बॉल को अपने हाथों को यहां रख के पकड़ूं, इस बॉल को, चाहे मैं अपने हाथों को पीछे खींच कर पकड़ूं, पीछे खींचने का मतलब मान लो मैं यहां पकड़ूं, चाहे मैं पीछे खींच के पकड़ूं ऐसे यहां बॉल को, तो देखो आवेग कभी भी नहीं बदलेगा। जितना आवेग बॉल का है उतना ही रहेगा, चाहे यहां पकड़ लो चाहे हाथों को पीछे खींच के पकड़ लो। तो याद रखना कि आवेग कभी भी नहीं बदलता है। आवेग कैसा होता है? कभी नहीं बदलता। मतलब जितना आवेग यहां रहेगा ना उतना ही आवेग यहां रहेगा। तो ऐसा करके आप इम्पल्स में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हो, इम्पल्स में नो चेंज है, आवेग में नो चेंज है। आपने अपने हाथ पर लगने वाली चोट को कम कर लिया मालिक, बल ज्यादा नहीं लगेगा। अरे भैया ये क्या कह दिया भैया, बल ज्यादा नहीं लगेगा। फोर्स जो है वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, है ना। और समय कैसा हो जाएगा? लगने वाला समय, जब आप इसको पीछे खींचोगे तो लगने वाला जो समय है वो बढ़ जाएगा। भाई एक बात बताओ ना, यहां पर बॉल तुम्हारे हाथ पे लग रही थी सेकंड के लिए, लेकिन जब तुम पीछे खींच रहे हो तो बॉल आ रही है तुम्हारे हाथ में 10 सेकंड के लिए। बोलो यस और नो। यहां बॉल आई 1 सेकंड, और जब पीछे है तुमने हाथों को खींचा तो बॉल आई 10 सेकंड के लिए। तो इसका मतलब समय बढ़ा दिया तुमने। तो लगने वाले समय पे क्या फर्क पड़ा है? टाइम पर क्या फर्क पड़ा है? तो आप कहोगे समय क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज हुआ। तो ये तीन चीजें हैं। आवेग बदलेगा नहीं, बल जो है कम होगा और समय जो है बढ़ेगा। अगला सवाल आएगा। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींचता है, ये किस चीज का उदाहरण है? तो आपका उत्तर होगा कि भैया ये आवेग का उदाहरण है। बोलो यस और नो। ये किसका उदाहरण है? आवेग का उदाहरण है, यानी कि ये है एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। ये किसका एग्जाम्पल है? इम्पल्स का एग्जाम्पल है। करिए फटाफट से एक बार हम सब। हाँ जी क्लियर है।
कि ये चारों बातें मुझे क्लियर हैं, याद हो जाएंगी। देखिए, मैं जब आप ये कह रहे हो मुझसे जी फॉर्मूला समझ नहीं आया, मैं ये सोचता हूँ उसमें समझने को क्या है। मैं एक बात आपसे ये कह रहा हूं कि आवेग का मतलब संवेग में परिवर्तन है या दूसरा बल गुणा समय है। अब मुझे बताओ इसमें समझने को क्या है। असल में तुम लोग खुद ये नहीं चेक कर पा रहे हो कि तुम्हें पढ़ना क्या है। भाई तुम्हें समझना थोड़ी है, इसमें समझने को और अंदर है क्या। ऐसा थोड़ी है कि मैं वे का दरवाजा खोलूंगा और वे में अंदर कुछ नजर आ जाएगा, या गे का दरवाजा खोलूंगा गे में नजर आ जाएगा, चेंज का दरवाजा खोलूंगा चेंज में कुछ नजर आ जाएगा। तो तुम लोग ज्यादा फोकस करो याद करने पे। अगर मैंने कहा कि आवेग जो है वो संवेग में परिवर्तन है, या बल गुणा समय को हम आवेग कहते हैं, तो बस हो गया, इसी को याद कर लो आगे। अब यहां अगर तुमने इतना याद कर लिया तो इसकी परिभाषा भी याद हो जाएगी, इसका सूत्र भी याद हो जाएगा, इसका मात्रक भी याद हो जाएगा, कैसी राशि है वो भी याद कर लो। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई आवेग एक सदिश राशि है, अब मुझे बताओ इसमें समझाना कैसे है, बताओ। अगर तुम ये कहो जी मुझे समझ में नहीं आ रहा या आप समझा नहीं पा रहे हो, ये 1000 में से एक दो बच्चा है बस, बाकी सबको पता है कैसे पढ़ना है। तो इसमें समझाना क्या है बताइए, कि आवेग एक सदिश राशि है। अब इसमें समझाना क्या है भाई इसको तो याद रखना है ना, कि इम्पल्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस पेपर में सवाल आएगा कि बताओ संवेग कैसी राशि है, तो आप कहोगे जी ये एक सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो भैया, तो ये दो चीज हमने पढ़ ली, एक संवेग पढ़ लिया, एक आवेग पढ़ लिया, आवेग का बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ लिया। अब हम इस लायक हुए हैं कि गति के दूसरे नियम को समझ सकते हैं। तो हेडिंग डालोगे आप सभी, गति का दूसरा नियम, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है जी गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन साहब ने एक बहुत शानदार सी बात कही, बड़ी समझने की बात है। देखो मैंने अभी लिखा कि जो संवेग में परिवर्तन है इसे बल गुणा समय भी कह सकते हैं। चलो समय मान लो, अल्प ही याद रखना कि ये अल्प है, लेकिन बस लिखेंगे नहीं उसे। मैं लिखता हूं कि बल गुणा समय को हम संवेग में परिवर्तन भी कह सकते हैं। भाई ये तो हमने पीछे अभी सीखा है कि फोर्स इनटू टाइम को हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे इस समीकरण में से, ये एक समीकरण ही तो है, इक्वेशन ही तो है, मैं कहूं मुझे इस समीकरण में से बल का मान निकाल कर बताओ, तो तुम क्या कहोगे। बल कहेगा समय से कि हे समय भैया हमारा मान निकालने के लिए बोला गया है, अब हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था, हमें छोड़ दो। अब समय कहाँ जाए, तो समय देखो चीजें या तो बराबर के निशान से इधर रहेंगी या इधर जाएंगी। तो जो चीज गुणा में होती है वो भाग में जाती है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना। जो चीज गुणा में होती है वो यहाँ किस में जाती है, भाग में जाती है, डिवाइड में जाती है। ठीक है जी, तो ये चली गई डिवाइड में, यहाँ भी यहाँ भी। अच्छा इसको थोड़ा सा और मैं एडजस्ट कर लूँ अगर, तो ये यहाँ आ जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, इसको हटा दो, ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ये यहाँ आ जाएगा। इस चीज में किसी को कोई आपत्ति बताइए। भाई जो चीज हमने पहले पढ़ी उसी को हम थोड़ा घुमा के ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो गति के पाठ में से, सदियों पुरानी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी राशि के नीचे समय का भाग लगेगा तो परिभाषा क्या बनेगी। मैंने कहा था जब नीचे समय का भाग लगेगा तो परिभाषा बनेगी, जैसे संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, परिभाषा बनेगी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। ये वो बात है जिसे तुम बचपन से रटते आ रहे हो कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। बोलो यस और नो। तो आप लिखोगे कि भैया जी संवेग में इस बात की परिभाषा क्या बन सकती है, संवेग में परिवर्तन की दर को
संवेग में परिवर्तन की दर, भाई समय का भाग मतलब दर, भैया याद भी है, एक बार बताना जरा, बल कहलाती है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is called as force. The rate of change of momentum is called as force. इसी बात को रटते हुए आए हो ना बचपन से, आज इस बात को अच्छे से समझ लो कि कहाँ से ये चीज आती है। अब देखिए दो चीजों में फर्क समझना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, इस बातों को कोई नहीं बताता, इतना बता के सब आगे बढ़ जाएंगे, किताबों में भी इतना नहीं लिखा हुआ। सुन लीजिए, दो चीजें हैं। हमने कहा कि देखिए संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग, और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। इतना सा फर्क है, इतना सा, बच्चा बहुत गलती करके आता है। अगर संवेग में परिवर्तन आए, केवल चेंज इन मोमेंटम आए तो इंपल्स, और अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आए तो ये फोर्स बन गया, बल बन गया। ये दो बातें याद हो जाएंगी भैया, अच्छे से याद रखना। अब तुम कहो चलो यार याद तो हो जाएंगी भैया, लेकिन फील नहीं आ रहा, एक ऐसे पता नहीं चल रहा कि अगर सामने दिखें दोनों तो अंतर क्या है। देखिए दोनों एक ही चीजें हैं, आवेग और बल दोनों एक ही चीजें हैं। बस आवेग में क्या होता है कि शर्त ये है कि ये बहुत थोड़े से समय के लिए होना चाहिए, और बल में ऐसी कोई शर्त नहीं है। दोनों ही झटके हैं, आवेग भी एक झटका है। आवेग है आपका, इंपल्स है आपका, बहुत थोड़े समय के लिए लगा हुआ झटका, और झटके का मतलब ऐसे कह ही नहीं सकते तुम थोड़े समय के लिए, झटके का मतलब अपने आप ही वो थोड़े समय के लिए है। लेकिन बल में ऐसा नहीं है कि थोड़े ही समय के लिए लगे। अब देखो अगर मैं जैसे मान लो यहाँ मैंने 20 न्यूटन का बल लगाया, ये आवेग है, इंपल्स है, लेकिन अगर इसी 20 न्यूटन के बल को मैं ऐसे लगाऊं, अब 1 लगाया, 2 लगाया, 10 लगाया, 15 लगाया, और अब मैंने 20 न्यूटन का बल लगा रखा है ऐसे, लेकिन अब मेरे हाथ को कम चोट पहुंचेगी। फील हुआ कि क्या होता है इंपल्स, आवेग, और क्या होता है बल। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, मतलब दोनों ही झटके हैं, बस आवेग का मतलब है कि वो बहुत थोड़े समय के लिए लगेगा वो झटका, और बल का मतलब है उसमें समय जैसा कुछ भी नहीं है, वो कभी भी लगेगा। आगे बात समझ में। तो बल क्या होता है भैया, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। अब इसका मैथमेटिकली कैसे लिखोगे इसे, देखो बल को दिखाते हैं हम एफ से, और संवेग में परिवर्तन को किससे दिखा रहे हैं हम, डेल्टा पी से, और समय के लिए हमने टी यूज किया हुआ है, तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ बराबर डेल्टा पी बटे टी। या देखिए, या हमने जब इसको और आगे बढ़ाते हैं, अब देखो हम आगे बढ़ाएंगे नहीं इसको, अब तुम कहो जी कैसे आया, क्यों आया, उन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना, हम बस ये देखेंगे, या तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो एक और फॉर्मूला आता है जो आज तक आपने याद किया हुआ है, और ये है m गुणा ए। अब इसमें m क्या है भाई, m है द्रव्यमान, m क्या है, m है द्रव्यमान यानी कि मास, और a क्या है, a है त्वरण यानी कि एक्सलरेशन। ठीक है, m है द्रव्यमान और a क्या है, त्वरण यानी कि एक्सलरेशन। बताइए क्लियर। सर इंग्लिश फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा भैया, अनिल हिंदी में कैसे लिखूं फॉर्मूले को, भाई हिंदी में कैसे लिखूं, एफ को लिखूं एफ, और एम को लिखूं एम, और ए को लिखूं ए, तो ऐसे याद रखोगे एफ बराबर एम गुणा ए। चलो, तो ये तो सब यार इंग्लिश में ही लिखा जाएगा भाई, जब है ही अल्फाबेट इंग्लिश में, पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताओ निम्न में से बल का सूत्र कौन सा है, तो बल का सूत्र है एफ बराबर एम ए। ठीक है, चलिए भाई इतना समझ आ गया। अब देखो सवाल आएगा कि जो बल का फॉर्मूला है ना, जो बल का सूत्र है, ये कहाँ से मिलता है, तो आप याद रखोगे एफ भैया बल है, एफ जो है मालिक वो बल है, बल की जगह एफ लिखा है ना, एफ क्या है, बल है यानी कि फोर्स है। अब सवाल आता है कि जो बल का सूत्र है वो कौन से नियम से मिलता है। देखिए बल की परिभाषा पहले नियम से मिलती है, और बल का सूत्र जो है वो दूसरे नियम से मिलता है, इसी नियम से मिलता है। तो आप कहोगे कि भैया बल का सूत्र गति के कौन से नियम से मिलता है,
गति के दूसरे नियम से मिलता है। यानी कि फॉर्मूला ऑफ फोर्स कहाँ से मिलता है? तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है। एक सवाल ये आएगा। तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने इसका? एक तो ये पढ़ लिया, सूत्र लैंग्वेज में पढ़ लिया, सूत्र मैथमेटिकली पढ़ लिया, है ना, इंग्लिश वाला। और एक हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली और हमने ये पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बल का जो सूत्र है वो कहाँ से मिलता है? दूसरे नियम से मिलता है। अब देखो इसके कुछ मात्रक पढ़िए, मात्रक क्या होते हैं, आगे चलो। अच्छा, कैसी राशि है? तो बल जो है वो एक कैसी राशि है? बल यानी कि फोर्स, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें तो दिशा के बगैर कुछ संभव ही नहीं है। इसमें तो 100% आपको दिशा बतानी ही पड़ेगी। अच्छा आगे चलो, देखो हमने देखा फॉर्मूला F बराबर m गुणा a। तो इसके मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या क्या होंगे। देखो पहला मात्रक हम देखेंगे इसका, पहली यूनिट देखेंगे हम इसकी सूत्र से, फॉर्मूले से। फॉर्मूले से मात्रक क्या बन जाएगा? देखो किसी भी राशि के तीन, ज्यादा से ज्यादा तीन मात्रक हम पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं उसका सूत्र से मात्रक, एक दूसरा उसका एसआई मात्रक, और तीसरा अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो सीजीएस मात्रक। वो सबका नहीं, कुछ राशियों का पढ़ते हैं, लेकिन सूत्र से बनने वाला मात्रक और एसआई मात्रक तो सबका पढ़ते हैं। देखो सूत्र से क्या मात्रक बन जाएगा? द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी, और त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो यार, किसी को अगर त्वरण का मात्रक याद नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगा, फिर ये तुम्हारी गलती है। अगर आपको ये नहीं आता है याद तो फिर आपको समझ नहीं आएगा यार। इतना तो याद करके आया करो, त्वरण वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना कि त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा केजी मीटर सेकंड की पावर -2। ऐसे भी लिख सकता है इसको, सेकंड को ऊपर ले जाएगा तो पावर कैसी हो जाएंगी? -2 हो जाएंगी। अब अगर आप मेरे से पूछो जी एसआई मात्रक बताओ, एसआई मात्रक, तो मालिक एसआई मात्रक होता है बल का न्यूटन। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होगा। और सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो सीजीएस मात्रक होता है इसका डाइन। अरे ये वो डायन नहीं है जो तुम्हारी जिंदगी खराब करके चली गई, नहीं, ये डाइन है, डाइन। तो ये हो गया आपका डाइन। अच्छा एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि बताओ भाई एक न्यूटन में कितने डाइन? तो आप याद रखोगे एक न्यूटन जो है वो अकेले न्यूटन भैया 10 की पावर 5 डायनों के बराबर हैं। अकेले न्यूटन साहब 10 की पावर 5 डायनों के बराबर हैं। तो एक न्यूटन बराबर कितना डाइन है? 10 की घात 5 डाइन है। कोई नहीं, आप पूछ लो, एक बार नहीं समझ में आता 2 बार पूछो, 2 बार नहीं समझ आता 10 बार पूछो, मना ही कुछ नहीं है बताने के लिए। लेकिन पता है पूछने का तरीका क्या होना चाहिए आपका? ये मत कहो सर ये समझ नहीं आया। भाई मैं पूछता हूँ, क्या आपको ये भी समझ नहीं आया कि F बराबर m गुणा a? क्या आपको ये भी समझ में नहीं आया कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? इसको तो मैंने समझाया ही नहीं है, ये तो पुरानी याद हुई चीजें होनी चाहिए। तो आप अगर ऐसे कहोगे जी समझ नहीं आया, तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। और अगर मैं पूरा बताने लग जाऊंगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे ये पूछो जी ये बात समझ में नहीं आई, एक पर्टिकुलर बात मुझसे पूछो कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आई। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? बल के सारे मात्रक हो गए, बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अब पूछो क्या डाउट है? अभिषेक बाबू वो शुरू हो जाएंगी केमिस्ट्री के बाद, है ना? चलो बहुत बढ़िया विनीत, एक ही बार में समझ में आ जाता है। पूछ लो भाई जिसका जो भी डाउट है, फिर हम तीसरे नियम की तरफ चलेंगे, थर्ड लॉ की तरफ चलेंगे। बहुत इजीली समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। विमा बता दूंगा, ठीक है, मैं विमा बता देता हूं। देखिए विमा के लिए आपको बहुत आसान है यार, विमा सबसे आसान चीज है। बस ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, जितना मैं कहूं उतना मान लेना। ये मत करना क्या क्यों। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहोगे जी ऐसे क्यों कहते हो कि ये मत पूछना क्या क्यों। देखिए अगर तुम मान लो मुझसे पूछने लगो जी ये जो द्रव्यमान है इसका मात्रक केजी ही क्यों होता है, तो यार इसका तो कोई जवाब नहीं है। भाई जब सबसे पहले द्रव्यमान का मात्रक बनाया गया तो वैज्ञानिकों के जो मुंह पे आया किलोग्राम, उसको उन्होंने कह दिया।
अब मान लो इसके लिए वो कोई और शब्द भी दे देते तो आज तुम्हारा फिर भी वही सवाल होता। तो ये तो बेतुके सवाल हो जाते हैं, पहली चीज। कुछ दूसरी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो हमारे स्तर से बहुत ऊपर के हो जाते हैं। देखो दोस्त, हम पढ़ रहे हैं 9वीं और 10वीं के विज्ञान, और विज्ञान पढ़कर जैसे आप सभी के सवाल होते हैं, मान लो मैं बल पढ़ा रहा हूँ तो आप जाने कहाँ की बात उठा लाओगे जी, वंदे भारत रेल के इंजन में बल कितना लगता है। अरे भाई, तुम्हें कोई इंजीनियर बनना है क्या यहाँ से पढ़ के? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आर्मी के पेपर में जो 5 सवाल आए उनको हम अच्छे से कराएं। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ हर एक सवाल क्लास से आज तक 3 साल में मिलता आया है, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है, और मिलेगा, है ना? तो आपका उद्देश्य होना चाहिए यहाँ से पढ़ के आर्मी के पेपर में हम सवालों को कराएं, ना कि इंजीनियर थोड़ी बन सकते हो यार। एक बात बताओ, 20 क्लासों में फिजिक्स की में 4 इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, 4 साल की इंजीनियरिंग कैसे सीख जाओगे? इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ चीजों को आप याद कर लो। पूछो भाई। विमा। देखिए, विमा के नाम पे सबसे आसान चीज है भाई विमा। ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना, जैसा मैं कहूं वैसा लिखते चले जाना। देखो, 3 मात्रक हम लिख रहे हैं, ज्यादातर यही इस्तेमाल होते हैं। द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो जब भी हम ये मात्रक लिखें तो इनकी विमा जो लिखते चले जाओ तुम, डायमेंशन जो लिखते चले जाओ वो ऐसे लिखते चले जाना। केजी के लिए एम लिख देना, मीटर के लिए एल लिख देना, सेकंड के लिए टी लिख देना। क्यों लिखते हैं? वैसे तो इस बात की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझना चाहो। देखो, ये मास होता है, ये लेंथ होता है, ये टाइम होता है, इसलिए लिखते हैं क्योंकि मास की यूनिट केजी होती है, लेंथ का मीटर होता है, और टाइम की सेकंड होती है। बस तीनों की विमा याद रखो, इससे ज्यादा नहीं याद रखनी है। बाकी किसी की विमा नहीं। केजी के लिए एम लिख दो, मीटर के लिए एल लिख दो, सेकंड के लिए टी लिख दो। अब मान लो किसी को विमा लिखनी है बल की। सवाल लिखना चाह रहा है कोई बच्चा, जी बल की विमा बताओ, बल की विमा बताओ, डायमेंशन ऑफ फोर्स बताओ। तो क्या हो जाएगी भैया बल की विमा? आप लिखोगे जी केजी के लिए तो लिख दूंगा एम, और मीटर के लिए लिख दूंगा एल, और सेकंड की पावर -2 है, सेकंड के लिए हम टी लिखते हैं तो टी की पावर -2 लिख दूंगा। और विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बस हो गया। मैं कहीं भूल भी जाऊं बड़े ब्रैकेट में बंद करना तो भी आप हथमत काट देना, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से भी। तो हो गया MLT-2। बताओ भाई, इतना सभी को समझ में आ गया? अगर हाँ तो एक बार फटाफट थम्स अप करो, फिर तीसरे नियम को हम कल पढ़ेंगे और आज की क्लास का कर दें समापन। तो ये आज हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने संवेग पढ़ा, हमने आवेग पढ़ा, हमने बहुत अच्छा उदाहरण पढ़ा आवेग का, और हमने गति के दूसरे नियम में बल के बारे में जाना है, फोर्स के बारे में जाना है। आप ना, मतलब आप देखो तो सही एक बार भाई, ये हर एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप मुझसे पूछो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है मालिक। ये तो हजारों बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, ये तो हजारों बार पूछा गया। अरे कितनी बार नहीं पूछा गया, ये कितनी बार नहीं पूछा गया। हर चीज, एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, और मैं तो सब कुछ आपको बता ही दिया हूं। इससे बाहर तो कोई सवाल जाएगा ही नहीं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, जिसने 1-2 बार पेपर दिया है उसको सब समझ में आ रहा होगा। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की, याद नहीं होता है। देखिए, हर दिन रात को सोने से पहले आपको रिवीजन करना है। हर दिन जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, हर दिन सोने से पहले रिवीजन करो। शनिवार और रविवार को थोड़ी क्लास कम होती हैं आपकी, तो शनिवार और रविवार को जो भी आपको पढ़ाया जाए, जितना भी आपने शुरू से पढ़ा है, जब कम पढ़ाई, जब आपकी क्लास कम होती है, समय आपके पास ज़्यादा होता है, तो आप उसमें रिवीजन किया करो। अब देखो, ऐसी दिक्कत आती है, ये सूरजपाल भैया कहाँ सो रहा है, सर दूसरे नियम की डेफिनेशन लिखवा दो। ये क्या है भैया? डेफिनेशन नहीं है। इस संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स। तो दोस्त, मैं जब किस चीज कह रहा होता हूं ना, तो मैं तभी कह रहा होता हूं जब उसमें आपकी लापरवाही होती है। ये बताओ, डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, तुम कहाँ सो रहे थे भाई? अगर मेरी क्लास में तुम आप आसानी से बैठे रहोगे, मतलब शांति से बैठे रहोगे, तो एक एक चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। बस सुनने की बात है, चीजों को ध्यान से सुनते रहा करो। चलिए, खैर कोई बात नहीं। देखिए, कभी कोई ये ना समझे कि अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो उसका बुरा मान जाना है। असल में देखो, आप मुझे चाहे बड़ा भाई मान लो, चाहे गुरु मान लो, मेरा और तुम्हारा संबंध ही ऐसा है कि मुझे तुम्हें हर उस पल पर सही करना पड़ेगा जहाँ पर तुम भटक रहे होगे। और आप देखेंगे कभी कि ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा हूँ। भाई, मैं तो चाहूँगा कि आप मुझसे खुश रहें। अगर आप मेरी जगह खड़े होकर देखें तो आप, हर आदमी चाहेगा, हर टीचर चाहेगा कि उससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं
वो उसकी हर जगह तारीफ़ करें कि ये अच्छा पढ़ाता है। तो हो सकता है कि एक बार तो मैं तुम्हें झूठा खुश करने के लिए तुम्हारी तारीफ़ करूँ, लेकिन उससे पता है तुम बिगड़ जाओगे। अगर मैं तुम्हें गलत जगह पर भी नहीं रोकूँगा ना, नहीं टोकूँगा, तो तुम गलत चलते चले जाओगे और एक दिन नुकसान कर बैठोगे। इसलिए मेरा ये धर्म है, केवल मेरा धर्म ऐसा नहीं है कि मैं आऊँ और इन सूत्रों को बता दूँ। मेरा धर्म तुम्हें आगे के नैतिक मूल्यों को भी सिखाना है, क्योंकि पता है तुम वो हो जो पूरे भारत में फैलोगे, और तुम्हें तो गुणवान होना ही पड़ेगा। अगर तुम में गुण नहीं है, तुम में क्वालिटीज़ नहीं हैं, तो इसका मतलब फिर नौकरी तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है। फिर तो वहाँ पर रहने वाले लोग परेशान हो जाएँगे आपसे, किसी से भी। हालाँकि आप ऐसे नहीं हैं, आप सबने तो बहुत ऐसी स्थितियाँ देखी हुई हैं कि उसके बाद किसी बच्चे का बिगड़ पाना ही असंभव है। बाकी जैसे कोई 1-2 साथी कभी कुछ कह भी रहे होते हैं, तो मैं आप कहोगे यार भैया ऐसे कमेंट को इग्नोर भी तो कर सकते हो। देखिए, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं लेता हूँ इधर-उधर के। मैं या तो आपके ऐसे कमेंट लेता हूँ जिनमें आप ये कह रहे होते हो कि भैया ये दोबारा समझा दो, या ये कैसे आया, वो कैसे आया, मतलब पढ़ाई से संबंधित फालतू-आलतू कमेंट नहीं लेता। लेकिन कभी कोई अगर मैं एक कमेंट ले रहा हूँ तो वो इसीलिए ताकि उससे और 10 बच्चे इस बात को समझ सकें। क्योंकि इन बातों को भी समझाने की ज़िम्मेदारी मेरी ही तो है, और कौन समझाएगा? चलिए ख़ैर, आप सभी बहुत अच्छे हैं, एकदम शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त हैं। आप सभी एक ज़बरदस्त अंदाज में मेहनत कर रहे हैं, और देखो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कोई चीज़ एक बार में समझ में आ जाती है, कोई चीज़ 2 बार में समझ में आ जाती है ना? एक बार इनका कौन है, आमंद यादव भाई का मुझे स्क्रीनशॉट दे दो। कोई नहीं, अमन मैं देख लूँगा एक बार, सर को बोल दूँगा। तो बाकी आप सभी बहुत मेहनत कर ही रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा था कि कोई चीज़ एक बार में समझ में आ जाती है, कोई चीज़ 2 बार में समझ में आ जाती है, लेकिन समझ में 100% आ जाएगी अगर आप उसे ध्यान से समझोगे। और पता है, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरे शिक्षा जगत में, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ अपने लिए, लेकिन इससे ज़्यादा आसान आपको नहीं समझाया जा सकता। इतने डिटेल में नहीं समझाया जा सकता। कोई भी आएँगे पीडीएफ पे पढ़ा-पढ़ा के चले जाएँगे, लेकिन इस तरह से एक-एक शब्द की डिटेल, एक-एक वर्ड की बारीकी शायद नहीं बताई जाए। तो अगर ये बताई जा रही है, तो ये काम की है और बहुत ज़रूरी भी है। चलो दोस्त, कल मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।